अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। आज हमारा टॉपिक है माइक्रोमैरेटिक्स। सबसे पहले फ़िज़िकल फार्मेसी ऐसी फील्ड है जिसमें हम फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इन सब की नॉलेज को मिलाकर अप्लाई करते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल डोजेज फार्म की डेवलपमेंट के लिए, किसी फार्मास्यूटिकल डोजेज फार्म को बनाने के लिए। माइक्रोमैरेटिक्स क्या है? माइक्रोमैरेटिक्स ऐसी साइंस और टेक्नोलॉजी है जिसमें हम स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। और ये जो इसको माइक्रोमैरेटिक्स का नाम दिया था स्मॉल पार्टिकल्स वाली साइंस को, वो डेल एंड वेले ने नाम दिया था। माइक्रोमैरेटिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। किसी भी पाउडर की जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक पार्टिकल साइज़, शेप, उसके अलावा पार्टिकल साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे एग्जांपल है हमारे पास पोरोसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, ये सब की सब डिपेंड करती है माइक्रोमैरेटिक्स की स्टडीज़ पर। ठीक है। उसके अलावा ड्रग डिसोल्यूशन किस तरह होती है वो जो है अल्टीमेटली डिपेंड करती है पार्टिकल साइज़ पर। सेकंड, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं पाउडर की, वो भी माइक्रोमैरेटिक्स पर डिपेंड करती हैं क्योंकि वो पार्टिकल साइज़ पे डिपेंड करती है। तो पार्टिकल साइज़ की स्टडी को हम माइक्रोमैरेटिक्स कहते हैं। एग्जांपल जैसे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। उसके बाद फिज़िकल स्टेबिलिटी, पार्टिकल साइज़ जो है वो स्टेबिलिटी को भी इफ़ेक्ट करती है। किसी भी मेडिसिन की या सब्सटेंस की स्टेबिलिटी पार्टिकल साइज़ की वजह से इफ़ेक्ट होती है। जैसे इमल्शन या सस्पेंशन के कुछ प्रॉब्लम्स पड़े होंगे, क्रीमिंग, केकिंग वगैरह, अगर पार्टिकल साइज़ सही नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। यूनिफॉर्म मिक्सिंग के लिए भी हमें जो है पार्टिकल साइज़ की जो है यूनिफॉर्म होना ज़रूरी है। पार्टिकल की शेप कौन कौन सी होती है? स्फेरिकल होते हैं, रेगुलर होते हैं, इरेगुलर शेप्स आती हैं। पार्टिकल साइज़ माइक्रो या जो है उसके अलावा मिलीमीटर्स में होती हैं। कोर्स पार्टिकल्स आते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स की रेंज है 1 नैनोमीटर से लेके 1 माइक्रोन मीटर तक। ये जो है सॉल्यूशन और सस्पेंशन वाले पार्टिकल्स के बीच में आते हैं। पार्टिकल साइज़ डिटर्मिनेशन के मेथड्स। सबसे पहला माइक्रोस्कोपिक टेक्निक, इसकी रेंज 0.2 से 100 माइक्रोन मीटर है। इस मेथड के या इस टेक्निक के एडवांटेजेस क्या हैं? एग्लोमेरेट्स, जो कोई चीज़ इकट्ठी हो जाती है, गुच्छे बन जाते हैं, उसको हम एग्लोमेरेट्स कहते हैं। और जो पार्टिकल मल्टीपल कंपोनेंट्स के बने हुए होंगे उनको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसका? लेंथ और विड्थ या ब्रेथ उसकी हम जो है मेजर कर सकते हैं, मगर डेप्थ का हमें पता नहीं चलेगा पार्टिकल की, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा, सीविंग मेथड में सीव के थ्रू पास करते हैं सीव नंबर। अगर हम 1 स्क्वायर इंच लें और उसके अंदर नंबर ऑफ़ होल्स काउंट करें, तो जितने भी वो नंबर ऑफ़ होल्स 1 स्क्वायर इंच में मौजूद होंगे उसको हम कहेंगे सीव नंबर। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें एग्रीगेट्स बन जाते हैं सीविंग मेथड में, और उसके अलावा मॉइस्चर इसमें जो है रह सकता है सब्सटेंस में या पार्टिकल्स के अंदर। उसके अलावा फ्रिक्शन हो रही है जो, या एट्रिशन, उसको हम सीव से गुजार रहे हैं तो उसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, वहाँ पे पार्टिकल्स डैमेज हो सकते हैं। इसके अलावा जो है यूनिफॉर्म रिज़ल्ट भी नहीं आता इसमें। थर्ड, सेडिमेंटेशन टेक्निक, इसमें जो है एंडरसन एपरेटस यूज़ होता है। इसके एडवांटेजेस ये है कि ये सस्ता है, उसके अलावा सिंपल रिज़ल्ट देता है। डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत ही अगर छोटे पार्टिकल साइज़ वाले हैं उनके लिए ये सूटेबल नहीं है मेथड। साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करने के मेथड्स, पहला जो है हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने मौजूद हैं हर साइज़ रेंज में, उनको डिटरमाइन कर लेते हैं। ये हम कैसे करते हैं? माइक्रोस्कोपिक टेक्निक के थ्रू। दूसरा जो है हम क्या करते हैं कि पार्टिकल्स का वेट डिटरमाइन कर लेते हैं कि हर साइज़ रेंज में कितने जो है वेट वाले पार्टिकल मौजूद है। ये सेडिमेंटेशन या जो है सीविंग टेक्निक, क्योंकि सेडिमेंटेशन में वेट के हिसाब से वो सेटल डाउन होते हैं, सीविंग में भी उसके हिसाब से गुज़र रहे होते हैं। तो हम ये दोनों मेथड के थ्रू वेट के हिसाब से पार्टिकल्स को डिटरमाइन करते हैं। साइज़ एनालिसिस और सेपरेशन, सबसे पहला सीविंग मेथड।
उसकी साइज़ रेंज 50 माइक्रोन मीटर से अपवर्ड होती है। एजिटेशन में फिर फर्दर सब टाइप्स आती हैं। सबसे पहला ओसिलेशन में क्या होगा, सीव जो है ना फ्रेम में होगी और वो ओसिलेट कर रही होगी बैक एंड फ्रो। जिस तरह ओसिलेशन का मतलब होता है झूला की तरह मूवमेंट होती है, तो ये बैक एंड फ्रो मूवमेंट करेगी जो हमारी सीव लगी हुई होगी। वाइब्रेशन, मैश जो है वो सिर्फ वाइब्रेट कर रही होगी वहीं पे। हाई स्पीड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस उसके साथ कोई ना कोई कनेक्ट होगा जो उसको वाइब्रेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। थर्ड, गायरेशन, सीव जो है ना वो रबर के ऊपर लगी हुई होगी, रबर माउंटिंग के ऊपर सीव मौजूद होगी। फिर उसको जो है एसेंट्रिक फ्लाई व्हील के साथ कनेक्ट किया जाएगा। उसके बाद सीव को जो है रोटरी मूवमेंट दी जाएगी, उसका एम्पलीट्यूड हल्का सा होगा, मीन्स वो रोटेशनरी जो है मूवमेंट करती रहेगी, जिसकी वजह से पार्टिकल्स में स्पिनिंग मोशन आ जाएगा। उसके अलावा ब्रश जो है वो यूज़ किया जाता है पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए। सीव के सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए ब्रश को यूज़ किया जा सकता है। सेंट्रीफ्यूगल मेथड में क्या करते हैं, वर्टिकल सिलेंडर यूज़ किया जाता है और साथ में जो है हाई स्पीड रोटर मौजूद होता है उस सिलेंडर के अंदर। उसकी वजह से जो है ना पार्टिकल्स जो वो रोटर लगा हुआ है उसकी वजह से आउटवर्ड्स उनको फोर्स मिलेगा एक, तो इसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होगा वहाँ पे। सेडिमेंटेशन मेथड में अगर लिक्विड की सेडिमेंटेशन है तो 200 से 2 माइक्रोन मीटर और एयर वाले की रेंज है 100 से 1 माइक्रोन मीटर। ये बेस करता है किस चीज़ पे कि हम रेट ऑफ सेटिंग ऑफ पार्टिकल मेजर करें। जो एंडरसन पाइपेट है, एंडरसन का ये अपरेटस है, वो उसमें हम जो है ना पार्टिकल्स का रेट ऑफ सेटलिंग देखते हैं कि पाउडर पार्टिकल किस तरह से सेटल डाउन हो रहे हैं किसी भी लिक्विड से। साइज़ रेंज इसकी 1 से 16 माइक्रोन मीटर है, मगर 0.5 तक भी एक्सेप्टेबल है। और स्पेशल कंडीशंस के अंदर सेंट्रीफ्यूज भी यूज़ करते हैं इसमें हम, ताकि एंडरसन पाइपेट के अंदर ही सेंट्रीफ्यूज लगा दें और सेडिमेंटेशन का प्रोसेस स्पीड अप हो जाए, जो सेटलिंग का प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाए। कंटिन्यूस सेडिमेंटेशन टैंक, इसमें जो है एक शेलो टैंक के अंदर इनलेट और आउटलेट पाइप्स लगे हुए होते हैं। पार्टिकल जैसे ही इंटर होंगे टैंक में तो उसके अंदर दो फोर्सेस जो है उस पर असर करेंगे। पहला हॉरिजॉन्टल फोर्स, वो फ्लो ऑफ लिक्विड की वजह से वो उनको फॉरवर्ड कैरी करेगा, और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट वो किस वजह से आएगा, वो ग्रेविटी की वजह से होगा, जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो है टैंक के बॉटम में आना शुरू हो जाएंगे। पार्टिकल की सेटलिंग जो है वो डिपेंड करती है पार्टिकल साइज़ पे, मतलब जो ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स होंगे वो नीचे इनलेट की तरफ होंगे, ठीक है, और जो फाइनर पार्टिकल्स होंगे ना वो आउटलेट की तरफ होंगे, जहाँ पे आउटलेट बना हुआ होगा। साइक्लोन सेपरेटर में क्या है कि सिलेंड्रिकल वेसल और एक कोनिकल बेस उसका बना हुआ है वो मौजूद होती है। सस्पेंशन को टेंजेंशियली हाई वेलोसिटी पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। रोटरी मूवमेंट की वजह से जो है ना उसमें एक साइक्लोन लाइक, जिस तरह ये कोई तूफ़ानी गोले आते हैं साइक्लोन बनता है, वो साइक्लोन की अपीयरेंस हो जाएगी रोटेशनल मूवमेंट की वजह से उसके अंदर। फिर जो है ना सेंट्रल आउटलेट से फ्लूइड को रिमूव किया जाएगा, जो वो टॉप से एक सेंट्रल आउटलेट दी गई होगी उससे फ्लूइड को रिमूव किया जाएगा। जो रोटरी मूवमेंट हो रही है साइक्लोन के अंदर, उसकी वजह से पार्टिकल जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की तरह मतलब उस पर एक्ट करेंगे, क्योंकि वो जो है उसको पुश करेंगे टुवर्ड्स द वाल, तो उसकी वजह से सॉलिड पार्टिकल जो है वाल्स की तरफ आ रहे हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वाल्स के साथ टकरा के बॉटम की तरफ जमा होना शुरू हो जाएंगे उसी वेसल के अंदर नीचे। लिक्विड सस्पेंशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, मगर ज़्यादा कॉमनली जो ये यूज़ होता है सॉलिड इन गैस या एयर के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे सेडिमेंटेशन जो है ना वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हो रहा, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको वाल की तरफ भेजेगा तो वाल्स के साथ टकरा के वो नीचे बैठना शुरू होंगे। एल्यूट्रिएशन मेथड, लिक्विड की रेंज 100 से 10 माइक्रोन मीटर है और एयर की 100 से 2 माइक्रोन मीटर है। इस प्रोसेस में क्या होगा
लिक्विड को जो है ना अपवर्ड मूव किया जाएगा बेस से, और वेलोसिटी इतनी रखी जाएगी कि वो सेटलिंग वेलोसिटी से कम हो। मीन्स जो पार्टिकल हो रहे हैं उनकी भी एक स्पेसिफिक स्पीड या वेलोसिटी होती है, तो उस पर वो आराम आराम से आ रहे होते हैं। हम नीचे से अलग वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे, मगर वो इतनी होगी कि उन जो सेटलिंग इस वेलोसिटी है ना उससे कम हो, ठीक है। फिर एपरेटस किस चीज़ का बना होता है? वर्टिकल एक कॉलम होता है, इनलेट होगा बॉटम की तरफ उसका सस्पेंशन के लिए, और आउटलेट होगा सॉलिड पार्टिकल्स के लिए बेस की तरफ, ठीक है। और सस्पेंशन के लिए जो है वो आउटलेट होगा टॉप ऑफ द कॉलम। मीन्स सस्पेंशन टॉप से जाएगी और जो सॉलिड पार्टिकल्स है उसका बेस की तरफ से आउटलेट बना हुआ होगा, और इनलेट नीचे से होगा। फिर वहाँ से ही हम वेलोसिटी भी साथ में प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एक कॉलम से जो है 2 फ्रैक्शंस बन सकते हैं। अगर कह रहा है कि हमें एक से ज़्यादा फ्रैक्शन रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करेंगे कि उसमें नंबर ऑफ़ ट्यूब्स इंक्रीज़ करेंगे। जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो बढ़ जाएगा, फिर उसको हम मतलब नंबर ऑफ़ ट्यूब्स को एक सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही नंबर ऑफ़ ट्यूब्स बढ़ जाएंगी तो एरिया बढ़ेगा, और उसकी वजह से हम जो है एक से ज़्यादा फ्रैक्शन ले सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक मेथड ये एग्जामाइन करता है पार्टिकल को बहुत इफ़ेक्टिवली। डायरेक्ट जो पार्टिकल मेजरमेंट का मेथड है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक मेथड है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज़ की जाती है। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल मेजर कर सकते हैं हम, वो रेंज है 0.2 माइक्रोन मीटर, मगर अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो 1 माइक्रोन मीटर तक रेंज ही मेजर होती है। उसके अलावा हम एक्यूरेसी को जो है और इम्प्रूव कर सकते हैं इमेज शेयरिंग आईपीस यूज़ करके। मतलब ऐसा स्पेशल आईपीस यूज़ करेंगे जिससे सेकंड इमेज भी बना सकें, और उस आईपीस को हम तब तक मूव कर सकते हैं जब तक उसका लेफ़्ट हैंड वाला एज जो है वो राइट हैंड वाले को पहली इमेज को टच ना कर ले, तब तक हम उस आईपीस को रिमूव कर सकते हैं। मतलब उसमें से सिंपली 2 इमेजेस हम बना सकते हैं। स्मॉलर पार्टिकल्स जो है उसको हम मेजर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू, जिसकी रेंज जो है 0.01 माइक्रोन या 10 नैनोमीटर है। कंडक्टिविटी मेथड, कोल्टर काउंटर मेथड, ये जो है ना किसी भी कंडक्शन के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस होगी पार्टिकल्स की मौजूदगी की वजह से, उसको मेजर करके हम जो है मालूम करते हैं पार्टिकल साइज़, ठीक है। क्योंकि फॉर एग्जांपल हमारे पास पानी है, वो कंडक्टिविटी शो करता है। अगर उसमें हम कोई ऐसे पार्टिकल्स ऐड कर दें जो कंडक्शन को इफ़ेक्ट कर रहे हो, तो फिर उसके अगेंस्ट मतलब कंडक्टिविटी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाएगी। इसी तरह से ये भी कंडक्टिविटी मेथड काम करता है। पार्टिकल को जो है ना एक इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव फ्लूइड के अंदर रखा जाता है। फिर सस्पेंशन को एक सूटेबल अपर्चर से गुजारा जाता है, जिसको हम जो है सेफ़ायर विंडो कहते हैं। वो मतलब सेफ़ायर की बनी हुई होती है। अब वो जो है इलेक्ट्रोड्स के साथ कनेक्टेड होती है बोथ साइड से, और पार्टिकल कंसंट्रेशन इस तरह रखी जाती है कि एक पार्टिकल एक टाइम पे मूव करेगा उस अपर्चर से। तो जैसे जैसे पार्टिकल उस विंडो से मूव करेंगे तो साथ साथ जो है कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी मूव करेंगे, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। अब इलेक्ट्रोड्स की रेजिस्टेंस में चेंज आएगा तो वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे। वोल्टेज प्रोड्यूस होने की वजह से हम उसको जो है रिकॉर्ड कर लेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं इसमें। मेथड है जिसमें पार्टिकल साइज़ हमें वॉल्यूम में मिलती है, और उसके अलावा पार्टिकल साइज़ जो है 0.5 से 1000 माइक्रोन मीटर तक हम डिटरमाइन कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं इसके? बहुत रैपिड है, एक काउंट जो है 30 सेकेंड्स तक ले लेती है। उसके अलावा लार्ज पार्टिकल्स मतलब नंबर काउंट किया जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ये रिलायबल है। सिंपलिसिटी है, तो इस वजह से अगर ऑपरेटर चेंज हो तो चेंजेस इतने ज़्यादा नहीं आएंगे। मतलब ये रिप्रोड्यूसिबल प्रोसेस है। कैस्केड इम्पैक्टर जेट जो है उसमें ट्यूब होंगी नैरोअर डायमीटर की। पार्टिकल को जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा बहुत हाई स्पीड पे और फिक्स रेट पे, उस जो जेट की सीरीज़ है उसके अंदर से। हर जो सीरीज़ होगी ना वो मतलब पहले वाली बड़ी है तो उससे वाली उससे छोटी होगी, उससे नेक्स्ट वाली उससे छोटी, इस तरह से जो है जेट ट्यूब सीरीज़ में लगी होंगी ग्लास स्लाइड्स के ऊपर, ठीक है। तो जैसे जैसे जो है इम्पैक्शन टेक होगी, मतलब वो पार्टिकल्स एक फोर्स के थ्रू जा रहे हैं। अब एक जो है जेट ट्यूब बड़े हैं, फिर उसके बाद उससे छोटी हैं, फिर उससे छोटी डायमीटर वाली, तो इस तरह से जो है
पार्टिकल साइज़ अलग अलग होती रहेंगी। और वेलोसिटी की वजह से फिर क्या होगा कि और जैसे जैसे मतलब ये नीचे जाता रहेगा वेलोसिटी भी इंक्रीज़ होती रहेगी, और उसकी वजह से होगा क्या कि जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाएंगे और छोटे पार्टिकल्स नीचे की तरफ जो लास्ट वाली क्लास स्लाइड्स होंगी वहाँ पे होंगी। पार्टिकल साइज़ जो है वो किस रेंज में आते हैं, 0.1 से 13 माइक्रोन रेंज वाले इसमें हम करते हैं। उसके अलावा वाइड की टाइप्स, जो भी बल्क पाउडर होता है उसके अंदर वाइड की या एयर स्पेसिस की टाइप्स। ओपन इंट्रा पार्टिकुलर लेड वाइड्स, मतलब एक सिंगल पार्टिकल्स के अंदर ही जो वाइड मौजूद हो। एक पार्टिकल लें हम, उसके अंदर जो स्पेस मौजूद हो और वो एक्सटीरियर सरफेस से एक्सपोज्ड हो, मींस बाहर के एनवायरनमेंट से वो एक्सपोज्ड हो। क्लोज्ड इंट्रा पार्टिकुलर वाइड्स, अब ये भी सेम पार्टिकल के अंदर स्पेस होगा, मींस उसी एक पार्टिकल के अंदर स्पेस, मगर वो क्लोज हो, एक्सटीरियर सरफेस से एक्सपोज्ड ना हो। उसके अलावा इंटर पार्टिकुलेट, पहले था इंट्रा, अब इंटर पार्टिकुलेट। इंटर पार्टिकुलेट मतलब दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस। अब जब भी किसी चीज़ के पार्टिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हम चीनी के बड़े पार्टिकल्स से ही मिसाल ले लेते हैं, दो चीनी के दाने रखेंगे तो उनके बीच में कहीं ना कहीं से स्पेस ज़रूर बनेगा। तो इस तरह से ये हमारे पास इंटर पार्टिकुलेट स्पेस। टोटल वॉल्यूम की अगर हम टाइप्स देखें वाइड के हिसाब से, मीन्स जो स्पेसिस हैं उसके हिसाब से, सबसे पहले ट्रू वॉल्यूम। ट्रू वॉल्यूम जो है जो भी टोटल वॉल्यूम होगी पाउडर की, मगर उसमें सारे जो पोर्स या वाइड्स होंगे उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। फिर इंट्रा पार्टिकुलर हैं या इंटर पार्टिकुलर हैं, जो भी वाइड्स हैं सबको एक्सक्लूड करके जो हमें वैल्यू मिलेगी उसको हम कहेंगे ट्रू वॉल्यूम। वीटी से इसको हम डिनोट करते हैं, ये बराबर होती है वीबी, मीन्स वॉल्यूम ऑफ बल्क माइनस वीवी। वीवी मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, वाइड्स की वॉल्यूम को हम एक्सक्लूड करेंगे। ग्रेनुलर वॉल्यूम, ग्रेनुलर वॉल्यूम में टोटल वॉल्यूम होगी पाउडर की इंक्लूडिंग ऑल द इंट्रा पार्टिकुलेट वाइड्स, मतलब उसमें सारे जो इंट्रा पार्टिकुलेट वाइड्स होंगे वो काउंट किए जाएंगे, मगर जो इंटर पार्टिकुलेट है मतलब पार्टिकल्स के बीच में है, जो दो पार्टिकल्स के बीच में, वो हम काउंट नहीं करेंगे। जो एक ही पार्टिकल के अंदर वाला स्पेस है वो काउंट होगा, मगर जो दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस आता है उसको हम एक्सक्लूड आउट करेंगे, तो ये बनेगा ग्रेनुलर वॉल्यूम। इसको डिनोट करते हैं वीजी से। फिर बल्क वॉल्यूम, बल्क वॉल्यूम में जो टोटल वॉल्यूम आ जाती है, मास जो भी ऑक्यूपाई करता है, इंट्रा इंटर सब आ गए। अब इन तीनों में डिफरेंस याद कर लेंगे। बल्क जो है उसमें इंट्रा और इंटर पार्टिकुलेट सब आ जाएंगे, सिर्फ इंट्रा वाले अगर आएँ तो वो ग्रेनुलर होगा, दोनों ही एक्सक्लूड कर दिए जाएँ तो वो ट्रू वॉल्यूम होगा। फिर रिलेटिव वॉल्यूम, रिलेटिव वॉल्यूम जो है वॉल्यूम का रेशो अंडर स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, कुछ स्पेसिफिक हमें एक्सपेरिमेंटल कंडीशन प्रोवाइड की जाए, मीन स्पेसिफिक कोई टेम्परेचर होगा, कोई स्पेसिफिक चीज़ें होंगी, उस पे जो वॉल्यूम मिले उसको हम जो है उसका रेशो ट्रू वॉल्यूम से लें, इस रेशो को कहते हैं हम रिलेटिव वॉल्यूम, मतलब वी आर इज इक्वल टू वी अपान वी टी। पोरोसिटी, पोरोसिटी भी रेशो है टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड्स का रेशो बल्क वॉल्यूम से, मतलब वाइड्स की जो टोटल वॉल्यूम है उसका अगर हम रेशो लें बल्क वॉल्यूम से, जो भी मटेरियल की बल्क वॉल्यूम है, तो ये बनेगा पोरोसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं ई से। ये जो है कॉम्पैक्शन की डिग्री मेजर करने के लिए, मीन्स कितना पाउडर को कॉम्पैक्ट किया जा सकता है, वो हमें पोरोसिटी से अंदाज़ा हो जाता है। ई बराबर है वी वी अपान वी बी, और प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि वी टी बराबर होता है वी बी माइनस वी वी के, तो हम वी वी इसमें से निकालेंगे तो वो बराबर आ जाएगा वी बी माइनस वी टी। अगर ये हम वी वी की जगह पुट अप करें इसमें इक्वेशन में, तो इक्वेशन बन जाएगी वी बी माइनस वी टी, मीन्स बल्क वॉल्यूम माइनस ट्रू वॉल्यूम डिवाइड बाय बल्क वॉल्यूम। अब पोरोसिटी जो है उसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, तो परसेंटेज के लिए 100 आ जाएगा, और इसको अगर हम सेटल डाउन करें वी बी को कैंसिल कर देगा तो 1 आ जाएगा माइनस वी टी अपान वी बी। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का।